नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ स्पेशल शो हेल्थ गुरु में। मैं हूं राहुल सिन्हा। बदलती लाइफस्टाइल के साथ हमारे हेल्थ पर इसका बहुत असर पड़ता है और ऐसे ही एक हेल्थ इशू है गोइटर। दरअसल थायराइड टिश्यू का असामान्य बढ़ना ही गोइटर होता है। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के अंदर ठीक कॉलर बोन के ऊपर होती है। यदि थायराइड बहुत बड़ी हो जाए तो खांसी का कारण बन सकता है और इससे निगलने या सांस लेने में भी तकलीफ होती है। गोइटर आमतौर पर पीड़ा रहित होते हैं और 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन क्या बिना सर्जरी के गोइटर का इलाज संभव है? आज इस पर हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हेल्थ गुरु। और आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत पोटे, जो कि एमएमआई नारायण हॉस्पिटल रायपुर में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, गोइटर को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सामान्य तौर पर घेंघा रोग इसे शायद कहा जाता है। थोड़ा विस्तार से समझाइए कि आखिरकार ये क्या होता है। थायराइड एक ग्रंथि होती है हमारे गले के इसमें, जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अगर इसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ चालू हो जाता है तो ये ग्रंथि का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता है। सामान्य तौर पे अगर पहले तो छोटा सा गठान बनेगा, वो अपने को फील भी होता है या कभी कभी फील भी नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे इसका आकार बढ़ सकता है और ये साइज़ बड़ा होने के बाद ही विजुअली दिखता है। अगर मानिए कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है तो सेम एरिया में एक विंड पाइप होता है जो ऑक्सीजन लेके जाता है, उस पर दबाव डाल सकता है तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अन्न नलिका भी होती है तो खाना निगलने के टाइम कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन आता है या दर्द हो सकता है, या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जो होता है जो दिखने की वजह से अच्छा नहीं दिखता है किसी को। तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं गोइटर के। थायराइड ग्लैंड में ये होता है और चूंकि हार्मोन का स्तर आप बता रहे हैं कि इस पर, तो ये किस तरीके से हार्मोन के स्तर को बढ़ने से या कम करने में प्रभावित करता है गोइटर, ये भी थोड़ा समझाइए आप। देखिए, थायराइड ग्लैंड का काम रहता है थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। ये बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में काम आता है बॉडी के लिए। बट अगर हम देखेंगे कि जिसके गले में सूजन है तो हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं, ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हम 3 चीज़ें दिखते हैं, T3, T4 और TSH। तो हमने पाया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, जैसे अप टू 70% केसेस में जिनमें थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग है, उनमें ये थायराइड का लेवल नॉर्मल होता है। सिर्फ 30% केसेस में हो सकता है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। थायराइड हार्मोन का लेवल डिफरेंट होना, कम या ज़्यादा होना, जैसे हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, ज़रूरी नहीं कि हर केस में थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो या कुछ गठान जैसा दिखे। बट अगर गठान है तो थायराइड हार्मोन आपका नॉर्मल भी हो सकता है, बढ़ा हुआ भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्वेलिंग हो भी और ना भी हो, ये दोनों की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि जो मरीज है वो गोइटर उसको से प्रभावित है और इसका इलाज करना होगा? ओके, फर्स्ट थिंग, अगर आपको गले में सूजन दिख रही है तो वो एक कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये थायराइड का ही स्वेलिंग है, क्योंकि गले में तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। लिम्फ नोड हो सकते हैं जो कॉमनली इनलार्ज हो जाते हैं, तो उसके टेस्ट करना काफ़ी सिंपल होता है। एक सोनोग्राफी कर सकते हैं, सोनोग्राफी में पता चलेगा कि इसमें गठान है, एक साइड में है, दोनों साइड में है, या कुछ सिस्ट जैसा बना है जिसमें पानी जम गया है, या फिर ये थायराइड का स्वेलिंग है नहीं या लिम्फ नोड का स्वेलिंग है। तो ये सिंपल टेस्ट होता है सोनोग्राफी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं। और जो ब्लड टेस्ट हमने अभी चर्चा की कि उसमें हम आइडिया आ जाएगा कि ये TSH हार्मोन की और T3 हार्मोन के लेवल ज़्यादा है या कम है। सोनोग्राफी से इसका पता चल सकता है, आप बता रहे डॉक्टर साहब, लेकिन सोनोग्राफी सेंटर में जाने से पहले भी क्या इसकी जानकारी ले सकते हैं? क्या कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्या आपको खाने में या कुछ पीने में दिक्कत हो रही है, क्या ये पहला सिम्टम हो सकता है इसका? नहीं, सबसे पहला सिम्टम होता है इसका विजुअली दिखना। मतलब अगर यहाँ पे कुछ गठान दिख रही है तभी वो अपने को पता चल जाता है कि ये सेंट्रल लाइन में है तो थायराइड की गठान हो सकती है। अभी हमको इसको कंफर्म करना है। जब कॉम्प्रेशन सिम्टम जिसको हम बोलते हैं, जिससे अगर ट्रकिया कॉम्प्रेस हो रही है, अन्न नलिका कॉम्प्रेस हो रही है, ये तभी होते हैं जब इनलार्जमेंट काफ़ी बढ़ जाता है जी। और ये ऐसे नहीं कि 10-15 दिन या 1 महीने के अंतराल में बढ़ रहा है, ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपके पास काफ़ी समय रहता है डॉक्टर से विजिट करने का और इसके लिए जांच कराने का। तो आप कह रहे हैं कि पीड़ा रहित होता है, लेकिन स्वेलिंग की वजह से आप इसे पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें दर्द हो ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है।
इलाज पर आते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये घेंघा रोग या अपन गोइटर जिसे आप कह रहे हैं वैज्ञानिक भाषा में, लेकिन इसका इलाज बहुत पहले संभव है और अब तो बहुत कम केसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा इलाज की तरफ भी बढ़ते हैं, क्या इसकी सामान्यतः इसके इलाज उपलब्ध है फिलहाल? देखो, थायराइड स्वेलिंग में क्या होता है कि पहले तो हमको कंफर्म करना है कि ये थायराइड का स्वेलिंग है। दूसरी चीज कंफर्म करना है, एक छोटा सा टेस्ट होता है, नीडल द्वारा एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं एफएनएसी। एफएनएसी में क्या होता है, नीडल के द्वारा थायराइड में से सेल्स निकाले जाते हैं जिस एरिया में स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग का लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है, क्या ये स्वेलिंग कैंसरस है या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आगे के ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। अगर ये कैंसरस नहीं है तो मतलब ये गठान को निकालना कितना ज़रूरी है ये डिसाइड करना पड़ता है। और अगर ये कैंसरस है तो डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन द्वारा इलाज करना कंपलसरी होता है। इलाज इसका बहुत संभव है और बहुत सामान्य तौर पर इसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, तो क्या क्या इसमें इलाज है, क्या क्या हमारे रायपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि क्या एक सर्जरी एक इलाज है डॉक्टर साहब? इसमें मुख्यतः पे दो टाइप के इलाज होते हैं, एक होता है सर्जिकल और एक होता है नॉन सर्जिकल। जी। जो क्लासिकल सर्जिकल चीज़ें होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे क्लासिकल सर्जरी होती है जिसमें थायराइड का 50 to 60% पार्ट निकाला जाता है। अगर मानिए कि स्वेलिंग एक ही साइड में है थायराइड के, इसमें छोटा सा स्कार आएगा और ये सर्जरी सामने से की जाती है, तो 50 to 60% ऑफ थायराइड निकाल दिया जाता है। जो नॉर्मल बचा हुआ थायराइड है वो काम करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर मानिए कि दोनों साइड थायराइड के इसमें गठान हो गई है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें सब टोटल थायराइडेक्टोमी करना पड़ता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ थायराइड निकालते हैं सर्जरी में। अभी आते हैं लेटेस्ट जो एडवांस टेक्निक्स करते हैं, इसमें आता है एक रोबोटिक, काफ़ी चर्चा में रहता है आजकल, हर हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। तो उसमें होता है कि कान के पीछे एक छोटा सा पॉकेट बना के इस एरिया की सर्जरी करते हैं। काफ़ी इनोवेटिव है और काफ़ी नई चीज़ें हैं। देखिए कि इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे स्कार नहीं आएगा, किसी को दिखेगा नहीं सर्जरी कहाँ से हुई है। इसके अलावा एक सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जैसे हमने पेट की काफ़ी सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपिक होती है, तो इसमें भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें कॉलर बोन के नीचे से जाके ये थायराइड की ग्रंथि को निकाला जाता है, ट्यूमर को। एक होती है सबलेबियल और ट्रांस ओरल सर्जरी, जिसमें आप देखेंगे लिप के नीचे से जाके थायराइड का इलाज किया जाता है। तो काफ़ी सारी सर्जिकल एडवांसमेंट है जिसके द्वारा थायराइड का ये सर्जरी किया जाता है। ठीक है। अभी हम दूसरी जो हम एक बात करने वाले हैं जो नॉन सर्जिकल है जी, जिसमें हम बिना सर्जरी के भी थायराइड का इलाज कर सकते हैं। अच्छा। जिसमें एक छोटी सी नीडल द्वारा, सिर्फ जैसे एफएनएसी का नीडल होता है उसी तरह एक बड़ा नीडल होता है जिसके द्वारा थायराइड नोड्यूल को या सिस्ट को बर्न किया जाता है, अंदर से जलाया जाता है। जलाने के बाद ये जो एबनॉर्मल गठान है, एबनॉर्मल स्वेलिंग है, आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंतराल में 70 to 80% श्रिंक हो जाती है। जी, तो ये एकदम लेटेस्ट है जो आप बता रहे हैं, जिसमें आप थायराइड की जो स्वेलिंग को जला दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे हॉस्पिटल अगर हम बात करें, NHMMI की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर ये उपलब्ध है और लोग कैसे आप तक पहुँच सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी लेकर इस ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं? ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्निक है, हम पिछले 1 साल से इसका यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट ने इसको बेनिफिट लिया है। और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। भले ही ट्रीटमेंट लेटेस्ट है, बट अगर आप देखेंगे चाइना और कोरिया में ये पिछले 10 साल से यूज़ की जा रही है। इंडिया में हाल ही 3 या 4 साल अगर हुए होंगे ये ट्रीटमेंट अडॉप्ट हुई है, और इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। हर मेजर सिटी, हर मेट्रो सिटी में, हर बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज पॉसिबल है और ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, ट्रीटमेंट पर आगे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब। थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि सिम्टम्स पे भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। सिम्टम्स यानी कि जब आप कह रहे हैं कि स्वेलिंग नज़र आ रहा है गले में, लेकिन ये अक्सर होता है कि गले चाहे शरीर के किसी हिस्से में सूजन होना, गठान होना, लोगों को हमेशा सबसे पहला डर ये होता है कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये कैंसर नहीं है बल्कि गोइटर है और जिसका इलाज अब कराना ज़रूरी है? जैसे कि हमने बात की, इसमें डायग्नोस्टिक टेक एकदम सिंपल है। जैसे सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें आइडिया आ जाता है कि ये कैंसरस है कि नहीं है या सिंपल गोइटर का ही बीमारी है। तो सोनोग्राफी हमको एक आइडिया दे देता है। दूसरे टेस्ट की हमने बात की एफएनएसी, मतलब सुई द्वारा जो सेल निकाल के जांच की जाती है। ये 2 चीज़ें करने से पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। इसके आगे भी कुछ टेस्ट होती है, अगर वो कैंसरस है तो जैसे पेट स्कैन होना है, कोलॉइड स्कैन होना है, वो आगे में हम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो।
बट मुख्यतः ये 2 टेस्ट से 99% लोगों का काम हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा नॉन सर्जिकल जो आप थेरेपी जिसके बारे में आप बता रहे थे कि हम अब हमारे छत्तीसगढ़ में NHMMI हॉस्पिटल में भी ये उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, इसमें क्या इस ट्रीटमेंट को और थोड़ा सा विस्तारित करके बताइए, और इस ट्रीटमेंट के बाद किन बातों का ख्याल रखना होता है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव एब्लेशन में। माइक्रोवेव एब्लेशन में क्या होता है कि एक छोटी सी निडल जाएगी अंदर और उसके द्वारा जो नोड्यूल है उसको हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद वहाँ की सेल डेड हो जाती है। सेल डेड होने से ऐसे नहीं कि आज हमने प्रोसीजर किया और दूसरे दिन नोड्यूल गायब हो गया, वैसे नहीं होता है। सेल डेड होने के बाद धीरे धीरे इसका साइज श्रिंक होने लगता है। जितना भी लिटरेचर है या हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 महीने के अंतराल में इसका साइज 40 से 50% कम हो जाता है, और यही साइज़ 6 महीने के अंतराल में देखें हम 70% तक कम होता है, और साइज़ रिडक्शन 1 साल तक और छोटा छोटा होना वो चालू रहता है। तो इसका बेनिफिट अगर हम देखेंगे कि अगर कोई नोडल बहुत बड़ा है तो कभी कभी ये इसका सेकंड सेटिंग भी करना की ज़रूरत पड़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़रूरत नहीं पड़ती अगर नोडल 6 सेंटीमीटर से कम साइज़ का है। तो बहुत रेयर केस में सेटिंग सीटिंग की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर मरीज को फिर से आना पड़ता है इस ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, लेकिन क्या ये फिर से हो सकता है? जैसे किसी मरीज को हुआ, आपने ट्रीटमेंट कर दिया, तो क्या इसके फिर से होने की संभावना रहती है क्या? देखिए, हमारे एक्सपीरियंस में तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रैक्टिकली 95% केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट थ्योरेटिकली हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस परसिस्टेंट है या कुछ डाइटरी चेंजेस ऐसे हैं, उसके वजह से फिर से दोबारा हो सकता है या दूसरे जगह पे हो सकता है। मतलब अभी एक साइड के थायराइड में हुआ है तो दूसरे जगह के थायराइड में हो सकता है, जिसका हमने ट्रीटमेंट अभी तक किया नहीं है। तो ट्रीटमेंट के बाद, जो आप जिस ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद किन बातों का ख्याल रखना होता है? क्या खान पान सामान्य तौर पर वो मरीज कर सकता है या उनमें भी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है? बिल्कुल, ये जो प्रोसीजर होती है डे केयर प्रोसीजर होती है। डे केयर का मतलब होता है आप ओपीडी में आएंगे, ये प्रोसीजर आधा घंटे का होता है हार्डली, और उसके 2 घंटे बाद हम आपकी छुट्टी कर सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई टाका या चीरा नहीं लगता है, तो फॉलोअप के लिए आना है, टाका निकालने के लिए आने के भी रिस्क नहीं है, कुछ ब्लीडिंग की भी रिस्क नहीं है। और जो मेन सर्जरी का इशू होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होने का, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व मेनली आवाज़ की क्वालिटी कंट्रोल करता है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है तो आप सोचेंगे जिसका फीमेल है उसका वॉइस मेल जैसा हेवी हो जाता है, तो ये रिस्क भी इसमें नहीं रहती है। तो ये सारी रिस्क से फ्री रहता है, तो आप नेक्स्ट डे से ही अपना रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप ऑफिस का काम कर सकते हैं, और डेली एक्टिविटी तो आप सेम डे से ही रिज्यूम कर सकते हैं। कुछ डाइटरी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है, जो हर थायराइड पेशेंट के लिए अनिवार्य होता है। जैसे कि कुछ अगर खान पान में चीज़ें रहती है जो आपको अवॉइड करना होता है, जैसे गोभी की सब्जी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और ये सारी चीज़ें क्या होता है गॉइट्रोजेनिक होती है, मतलब ये गॉइटर होने की संभावनाएं बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको खाने में इससे रिस्ट्रिक्शन रखना है। तो ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं। और सबसे अहम बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि डे केयर जैसा, यानी आपको आना है हॉस्पिटल में, ये ट्रीटमेंट लेना है और 2 घंटे के आसपास आपको का वक्त आपको हॉस्पिटल में बिताना है, जिसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन कुछ बातों का जो शुरुआती दौर में ख्याल रखना होता है डॉक्टर साहब जैसे कि बता रहे हैं। अब पुरानी पद्धति की तुलना में ये जो नई पद्धति डॉक्टर साहब, वो कैसे अलग और बेहतर है? देखिए, पुरानी पद्धति जो क्लासिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, इसमें मेन प्रॉब्लम यही होता है कि सब यहाँ से सर्जरी की जाती है तो स्कार आने का एक रिस्क रहता है, और किसी किसी पेशेंट में हाइपरट्रोपिक स्कार हो सकता है और किलॉइड बन सकता है। देखा होगा जिसमें ना स्कार होता है काफ़ी मोटा हो जाता है, तो ये किसी किसी में संभावना होती है किलॉइड बनने की, तो ये मुख्य प्रॉब्लम होता है। दूसरा है ये पूरा एनेस्थेशिया में करते हैं ओपन सर्जरी, प्लस यहाँ पे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की जैसे हमने अभी बात की कि वॉइस चेंज होने की रिस्क रहती है। दूसरा ब्लीडिंग का रिस्क रहता है और आईसीयू स्टे लगता है। ये मुख्यतः इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ओवर करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब रिसर्च किया गया तो ये माइक्रोवेव एब्लेशन काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है, जिसमें हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक निडल द्वारा, जिसमें ना आपको आईसीयू में रुकने की ज़रूरत है, ना कोई टाका या चीरा लगने वाला है, ना कोई ब्लड लॉस होने वाला है, ना ही कोई जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। ये सिंपल एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जहाँ से हम सुई एंटर करते हैं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू द ओपन सर्जरी। हाँ, कभी कभी किन पेशेंट में ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और वो करना भी चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि अगर ये कैंसरस है तो इसमें डेफिनेटली ओपन सर्जरी ही करना होता है। ये जो माइक्रोवेव एब्लेशन ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉन कैंसरस या गॉइटर वाले पेशेंट के लिए ही फायदेमंद है और उन्हीं के लिए इंडिकेटेड है।
तो माइक्रो एब्लेजन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, माइक्रो एब्लेजन पर जो थायराइड जो बढ़ गया होता है उसे थोड़ा थोड़ा जला दिया जाता है, जिसके बाद उसको सिकुड़ जाता है, जिससे उसका साइज छोटा हो जाता है और मरीज को राहत मिल जाती है। लेकिन गोइटर जब होता है डॉक्टर साहब, तो ये क्या शुरुआती दौर में किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और कैसे, क्या कोई ऐसी कोई योगा या प्राणायाम के जरिए भी क्या इससे नियंत्रित किया जा सकता है? लाइफ स्टाइल में बदलाव कितना मायने रखता है? देखिए, हर ट्रीटमेंट का बेसिक आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही है। ऐसा नहीं कि कोई ऑपरेशन करा लिया और आप निश्चिंत होकर आप समोसा कचौरी खाने बैठ गए। ये ध्यान रखना है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। जैसे आपने देखा होगा कि थायराइड का जो इशू है प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये कुछ ना हार्मोन रिलेशन इस थायराइड ग्रंथि के ग्रोथ के साथ पाया गया है। जो पेशेंट में मोटापा ज़्यादा है या ओवरवेट है, उन पेशेंट में थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलेटेड इसमें ग्रोथ होती है। प्लस अगर हम देखेंगे कि अगर जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या वेट बढ़ रहा है, इन पेशेंट में भी थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम यही सब चीज़ें रिवर्स करना चाहते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। और एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलेशन होता है थायराइड हार्मोन से। जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस कम होता है तो लेवल कम हो जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से आपका जो थायराइड का लेवल है वो कम हो जाता है। थायराइड का लेवल कम होने की वजह से फिर थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसी वजह से उसका एनलार्जमेंट होता है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो इसका इलाज सिंपल है। आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, या आप एक्सरसाइज द्वारा कर सकते हैं। रेगुलर जो आपकी एक्टिविटीज़ है उनमें दिलचस्पी ला के कर सकते हैं। इससे कॉर्टिसोल का लेवल भी कम होगा और आपका थायराइड का हेल्थ अच्छा रहेगा। तो लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत जैसे हर तरह की समस्याओं में होती है, यहाँ पे भी महसूस की जाती है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि माइक्रोवेव एब्लेजन, जो कि अब फिलहाल एकदम नई तकनीक है और NHMA हॉस्पिटल में उपलब्ध है, और सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम ट्रीटमेंट्स के लिए अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में ये उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल पर हमने चर्चा की, लेकिन खान पान एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सिर्फ हम इसकी बात करें कि गोइटर की बात करें, ऐसा नहीं है। हर बीमारी में, हर स्वास्थ्य संबंधी समस्या में ये बहुत ज़रूरी होता है। आपकी लाइफस्टाइल के साथ आपके खान पान में भी बदलाव की ज़रूरत होती है। गोइटर के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अब इसी में चर्चा कर रहे थे कि हमको हाई फैट कंटेंट फूड अवॉइड करना है, सोयाबीन रिलेटेड फूड अवॉइड करना है, और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। जैसे कैबेज होता है, गोभी, इसी ये सब चीज़ें ना गोइट्रोजेनिक होती है, जिसमें थायराइड का अगर स्वेलिंग छोटा सा है तो आगे जाके बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। खाने में जो माइक्रो मिनरल्स जिसको बोलते हैं ना, सेलेनियम और जिंक, ये 2 माइक्रो मिनरल्स होते हैं, इनके कमी से भी गोइटर होता है। पहले तो आयोडीन की कमी से होता था, बट आजकल गवर्नमेंट रेगुलेशन कंपलसरी है कि आपको आयोडाइज नमक ही मिलेगा। तो आयोडीन के कमी की वजह से ये आजकल नहीं हो रहा है। बट ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी हम बात कर रहे थे, सेलेनियम और जिंक, अगर ये आपके डाइट में कम है तो गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा है और ये बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, लेटेस्ट टेक्निक है माइक्रोवेव एब्लेजन, जैसे जिसके बारे में आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये इलाज तो अब अच्छा मिल गया और संभव है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर दवाइयों की बात करें या सिर्फ दवाइयों से नियंत्रित करने की बात करें, तो क्या हमको एट लास्ट माइक्रोवेव एब्लेजन में जाना ही पड़ता है, या कभी कभी जो मरीज़ है वो दवाइयाँ खाकर भी ठीक हो जाता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं कि जितनी भी ये दवाइयाँ ट्राई की गई है वो हार्मोन रेगुलेशन के लिए है। मतलब अगर आपका थायराइड हार्मोन कम है तो उसके लिए बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है। बट इन प्रैक्टिकल ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिससे हम दवाई देके जो स्वेलिंग है, जो इनलार्जमेंट है, वो अपन कम कर पाएँ। तो इवेंचुअली ये दवाइयाँ स्वेलिंग कम करने में काम नहीं करती है। हाँ, ये दवाइयाँ हेल्प करती है थायराइड हार्मोन का लेवल रेगुलेट करने में। तो स्वेलिंग के लिए ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है जिससे आप सर्जरी की जो ज़रूरत है उसको अपन छोड़ पाए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम फर्स्ट जब भी पेशेंट आता है उसको पहले सजेस्ट करते हैं कि आप डाइट में चेंज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए। अगर इनके करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका थायराइड का साइज़ बढ़ रहा है तो डेफिनेटली सर्जरी या माइक्रो एब्लेजन, ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, और गोइटर के बारे में अगर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने बताया 50 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, ओल्ड एज होने के बाद ही होता है। क्या ये छोटे बच्चों में या कम उम्र के लोगों में भी इसे देखा गया है? और आपका खुद का अनुभव गोइटर को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, मरीजों को लेकर कैसा रहा है?
नहीं, देखिए इसमें ज़रूरी नहीं कि 50 के ऊपर ही हो, ये किसी भी एज में हो सकता है जी। कम उम्र वाले पेशेंट्स में भी होता है। हमने भी 20 या 25 साल वाले पेशेंट्स भी ऑपरेट किए हैं जिनमें भी ये पाया गया है। तो पर्टिकुलरली एज से इससे ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या डाइटरी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और इसमें कुछ नोडुल या सिस्ट बन रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी किसी भी एज में हो सकती है। क्योंकि हर बीमारी के बारे में हम जब बात करते हैं डॉक्टर साहब, आनुवंशिक तौर पर ये होता है क्या, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या गोइटर भी क्या आनुवंशिक हो सकता है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं या लोगों को हुआ है, दूसरे रिश्तेदारों को हुआ है, तो क्या ये संभव है, ऐसा भी आनुवंशिक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ परसेंट जो होता है आनुवंशिक से भी रिलेटेड है। और क्योंकि अगर आप सोचेंगे आपके अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो बच्चे और किसी को भी हो सकता है, क्योंकि आपका डाइटरी जो कंटेंट है वो सबका सेम रहेगा फैमिली में, जेनेटिक वर्कअप सेम रहेगा, प्लस आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी सेम रहने की आशंकाएं हैं। तो काफ़ी सारे कॉमन रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को है तो दूसरे को भी होने के चांसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होगा ही, बट चांसेस रहते हैं इसके भी। तो आज हमने जाना है गोइटर के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि डॉक्टर साहब बता रहे थे। लेटेस्ट ट्रीटमेंट है माइक्रोवेव अब्लेशन, और जिसके बारे में विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर प्रशांत पोटे हमारे बीच मौजूद रहे नारायणा हॉस्पिटल से, NHMMI हॉस्पिटल से। तमाम जो ट्रीटमेंट है वो छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्यूरेबल है, इसका इलाज संभव है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये समस्या होती है तो आप NHMMI हॉस्पिटल पहुँच इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।